गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब सीए फाउंडेशन पास करके एक स्टेप ऊपर आ गए, सीए इंटर। मेरा शुभकामनाएं यही रहेंगी कि सीए इंटर भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो और बोथ ग्रुप एक साथ निकले अच्छे मार्क्स के साथ, जैसे कि आप सीए फाउंडेशन में पास हुए हो। तो उसके लिए अपन पूरी मेहनत करेंगे। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको सीए इंटर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दूं कि सीए इंटर में क्या क्या है। फाउंडेशन का तो नॉलेज है ही आपको, सीए इंटर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि सीए इंटर के लिए हमको कैसे पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसको लेकर के अपन कुछ बातें सबसे पहले डिस्कस करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो सीए इंटर इज डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। सबसे पहले सुना होगा आपने, ग्रुप 1 के अंदर भी 3 सब्जेक्ट हैं, ग्रुप 2 के अंदर भी 3 सब्जेक्ट हैं, कुछ प्रैक्टिकल और कुछ थ्योरेटिकल, इनका कॉम्बिनेशन है। अब कई बच्चे सोचते हैं यार मैं ग्रुप 1 कर लेता हूं, पहले ग्रुप 2 बाद में दूंगा, या ग्रुप 2 पहले कर लेता हूं, ग्रुप 1 बाद में दूंगा। पहली बात तो बेटा अपने दिमाग में एक बात क्लियरिटी से बिठा लो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रुप 1 पहले पढ़ना जरूरी है और फिर ग्रुप 2 पढ़ा जाए, या कॉस्टिंग पढ़ूंगा तो अकाउंट समझ में आएगा, या टैक्स पढ़ूंगा तो ऑडिट समझ में आएगा। ऐसा कोई लिंक नहीं है। आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, दे आर सेपरेटली। क्लियर। दूसरी, हम यहां पर हमारी स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको पहले से बता देता हूं कि हम एक ग्रुप के लिए 3 महीने का टाइम लगता है। एक ग्रुप अगर हम प्रॉपरली पूरा पढ़ाएं तो 3 महीने में कंप्लीट होता है। मतलब बोथ ग्रुप आपके कंप्लीट होने में 6 महीने लगेंगे। जैसे अभी जो हमारी रिसेंट बैच जो चल रही है, आप वहां जाके पता कर सकते हो, पूछ सकते हो, इंक्वायरी ले सकते हो। मैंने बच्चों से बोला था कि मैं 3 महीने में फर्स्ट ग्रुप आपका खत्म कर दूंगा। 95% सिलेबस उनका फर्स्ट ग्रुप का कंप्लीट हो चुका है। अदर एकेडमी में जाके पता करना, वहां अभी 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ, किसी में कुछ नहीं हुआ है। आप एक बार दूसरे जो बच्चे हैं उनसे फीडबैक जरूर लेना, तो आपको पता चल जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हमने 90% से भी ज्यादा, लगभग 95% कोर्स फर्स्ट ग्रुप का उनका कंप्लीट है। 5% बचा हुआ है, विद इन 2 to 3 डेज में उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और वो आज से सेकंड ग्रुप भी तैयार करना चालू कर देंगे। जब उनका आपका फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप दोनों में से 3 महीने में से जो कंप्लीट हो जाता है, जब तक आपका दूसरा ग्रुप चलता है तब तक हमारी स्ट्रेटजी रहती है कि हम उसका पूरा रिविजन्स करवा दें 2-3 बार, आपके प्रॉपरली मॉक टेस्ट अरेंज कर दें उस ग्रुप के, ताकि जब तक आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया है, तो अब वो सेकंड ग्रुप की तैयारी करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपका पहले मैं सेकंड ग्रुप स्टार्ट करवाऊंगा। साथ ही साथ फर्स्ट ग्रुप के 2 सब्जेक्ट भी चलते रहेंगे आपके, ताकि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपका फर्स्ट ग्रुप नहीं चल रहा है। तो आपके फर्स्ट ग्रुप भी चलेगा, साथ ही साथ क्या चलेगा बेटा, आपका सेकंड ग्रुप भी चलेगा। सेकंड ग्रुप आपका जब तक कंप्लीट होगा, फर्स्ट ग्रुप के 2 सब्जेक्ट भी आपके बहुत कुछ निपट चुके होंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी जीत होगी कि आपके 5 सब्जेक्ट जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक आध सब्जेक्ट बचेगा आपका लॉ, जो बाद में कंप्लीट होगा, उसमें भी ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। तो ये हमारा एक तरीका रहेगा, स्ट्रेटजी रहेगी किस तरीके से आपको पढ़ाना है। तो मैं आपसे बोल रहा था कि जो बच्चों के अभी फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया है, उन बच्चों के अब क्या तैयार होना चालू हो जाएंगे, फर्स्ट ग्रुप के मॉक टेस्ट होना चालू हो जाएंगे। जो क्लास टेस्ट हो रहे थे वो तो हो ही रहे, रिविजन्स उनके चालू हो जाएंगे। तो फायदा ये होता है कि जब तक उनका सेकंड ग्रुप कंप्लीट होगा, तो फर्स्ट ग्रुप में वो इतना जीत हासिल कर चुके होंगे कि अब उनके बचे हुए 3 महीने जो सेल्फ स्टडी के रहेंगे वो केवल किसके लिए रहेंगे, सेकंड ग्रुप के लिए। और अगर इतनी अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम में उतरा जाए, तो आप सब फाउंडेशन दे के आए हो, अगर एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो तो पास होने से कोई रोक नहीं सकता। फेल वो ही बच्चे होते हैं बेटा जिनने प्रॉपरली स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपरली गाइडेंस के साथ पढ़ाई नहीं करी है। हमारे एकेडमी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है बेटा कि हम बच्चों के अकॉर्डिंगली चलते हैं। इंटर के अंदर प्रॉपरली एक एक बच्चे का फीडबैक समय समय पर हम लेते रहते हैं, उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको हम देखते रहते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको अलग से लेके बैठते हैं। आपको टाइम टीचर अलग से देगा, अलग से बैठेगा। इस दूसरी जगह पे क्या होता है, एक सपोर्ट टीचर होता है, जनरली बैठा देते हैं, पर ऐसा यहाँ नहीं होगा। आपके साथ मेन टीचर ही बैठेगा, प्रॉपरली 1-to-1 डिस्कशन भी करेगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए पर्टिकुलर उस चीज के अंदर। क्लियर। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की बात करें बेटा, तो आप सारे बच्चे यहां देख सकते हो, पेपर नंबर 1 आपका क्या है, फटाफट बोलो, एडवांस अकाउंट। पेपर नंबर 1 आपका एडवांस अकाउंट है। इट इज प्योरली प्रैक्टिकल।
ये सब्जेक्ट आपका कैसा है बेटा, प्रैक्टिकल्स है, पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। तो सर इसमें क्या है, इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बेटा एक प्रॉब्लम है कि आपको थ्योरी पहले पढ़ना पड़ेगी और थ्योरी का इंप्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल में है। ये वैसी अकाउंट नहीं है जैसा आपने 11th 12th बीकॉम वगैरह में पढ़ी है। ये अकाउंट थोड़ी सी डिफरेंट है। वहां हमने जो अकाउंट पढ़ी थी उस अकाउंट का कोई स्टैंडर्ड नहीं था। एडवांस अकाउंट का मतलब ही है कि स्टैंडर्ड के साथ अकाउंटिंग को पढ़ा जाए। इसलिए इस सब्जेक्ट के अंदर आपको 60 to 75% वेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है। जो अकाउंट के रूल्स और रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंगली आपको अकाउंटिंग करना है। इसके बारे में अभी अपन डिटेल चर्चा करेंगे जब मैं आपको एडवांस अकाउंट पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ये मैं खुद पढ़ाऊंगा, माई सेल्फ सीए विनय राजौरिया। मैं आपको एडवांस अकाउंट ही डील करूंगा इंटर के अंदर, प्योरली 100 मार्क्स का पेपर। इसको अपन गो थ्रू करेंगे। इसको पढ़ाने में अराउंड मेरे को 3.5 मंथ लगता है। अभी से मैंने आपको बता दिया है, आज से आपका स्टार्ट हो रहा है, काउंटिंग कर लेना। 3.5 महीने में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सबसे बड़ा सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं इन 6 सब्जेक्ट के अंदर तो सबसे बड़ा आपका एडवांस अकाउंट ही है। अब दूसरी एकेडमी में जाओगे तो लोग बोलेंगे 6-6 महीने लगाते हैं, 7-7 महीने भी लग जाते हैं, खत्म ही नहीं होता कई लोगों का तो। और लास्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग दे देते हैं कि 3-4 चैप्टर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो। बट मैं आपको कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। 3.5 महीने प्योरली अपन बैठ के पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं कि हम जल्दी जल्दी करेंगे, प्रॉपरली पढ़ेंगे, कंसेप्ट के साथ में पढ़ेंगे प्रॉपरली। चैप्टर, हर एक चैप्टर के 2 या 3 टेस्ट होते हैं। हम देख लेते हैं कि आपसे वो चैप्टर बिल्कुल कंफर्म बनने लग गया। जब तक बच्चों के मार्क्स अच्छे आना चालू नहीं होते तब तक उस चैप्टर के टेस्ट चलते रहते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट होंगे। हफ्ते में 3 टेस्ट जो हैं वो एडवांस अकाउंट के आपको देना रहेंगे रेगुलर बेसिस पर। क्लियर है कि नहीं? तो एडवांस अकाउंट हो गया। दूसरा सब्जेक्ट है बेटा आपका कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉ। कॉर्पोरेट लॉ वही है बेटा सीएल, कंपनी लॉ जिसको आप बोलते थे। अदर लॉ के अंदर कुछ अलग है, जैसे फेमा हो गया, निगोशिएबल एक्ट हो गया, ऐसे कुछ एक्ट हैं जो आपको यहां डिस्कस करना है। क्लियर? तो ये सब्जेक्ट की बात करें तो ये प्योरली आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको प्योरली थ्योरी पढ़ना है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। थ्योरी भी ऐसी कि जो टेक्निकल से जुड़ी हुई रहेगी। इसके लिए आपको 2 टीचर्स मिलेंगे यहां पर, वो दोनों टीचर्स आपको डील करेंगे। क्लियर है कि नहीं? अदर लॉ कोई और पढ़ाएगा और कॉर्पोरेट लॉ कोई और पढ़ाएगा। क्लियर? इसके बाद आता है बेटा टैक्सेशन। टैक्सेशन की बात करें तो फिर से हमारे इंडिया के अंदर 2 टैक्स चलते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है बेटा आपका जीएसटी, तो आपको जीएसटी पढ़ना पड़ेगा यहां पर। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका है बेटा इनकम टैक्स, तो आपको इनकम टैक्स पढ़ना है। ये सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों है। आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल भी अच्छे से करना पड़ेगा और थ्योरी भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगी। ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। ये आपका क्या है बेटा, ग्रुप 1 है। क्लियर है कि नहीं? ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 के अंदर भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। ऑडिट और इथिक्स की बात करें तो ये प्योरली थ्योरी है आपकी। और यहां फिर से जो पेपर नंबर 6 है वो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का कॉम्बिनेशन है। एफएम आपका प्रैक्टिकल में आता है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपका क्या है बेटा, थ्योरेटिकल है। आप देखो तो प्रैक्टिकल फिर थ्योरी, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का कॉम्बिनेशन। आप मेरे को बताओ, चाहे आप ग्रुप 1 करो चाहे ग्रुप 2 करो, क्या दोनों सिमिलर दिख रहे हैं आपको? सिमिलरिटी क्लियर है कि नहीं? पास होने के लिए क्या करना है? आप सारे बच्चे फाउंडेशन पास होके आए हो, सेम बात बेटा, आपको इन सारे सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स लाना है। और ओवरऑल आपको पता है कितने परसेंट चाहिए, 50% चाहिए, 50% चाहिए। क्लियर है कि नहीं? हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, कभी ऐसा हो जाए कि किसी सब्जेक्ट में आपके 60 से ज्यादा नंबर आ गए, 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो वो पेपर एग्जम्प्ट हो जाता है। फिर आपको दूसरी बार वो देने की जरूरत नहीं है। हर एक ग्रुप में आप 2 पेपर एग्जम्प्टेड करा सकते हो। 3 पेपर एग्जम्प्टेड नहीं हो सकते, क्योंकि 3 एग्जम्प्टेड होगा तो फिर बासी हो जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्लियर है कि नहीं? तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 पेपर एग्जाम करा के तीसरा पेपर निकाल लो। बट चिंता मत करो, आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला। आपका बोथ ग्रुप ही क्लियर होगा और 1 शॉट क्लियर होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर इस तरीके से हमको तैयारी करना है।
चूंकि हमारे सारे बच्चे फाउंडेशन वाले हैं, आप सारे बच्चों को पता है कि तैयारी करना किस किस से पड़ती है। आपको 3 चीजें हमेशा से स्टार्टिंग से पढ़ाई गई हैं, इंपॉर्टेंस इन्हीं चीजों को दिया गया है। आपको पता है आपको क्या पढ़ना है बेटा, अपने स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट का जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है इसकी तैयारी करना है। दूसरा, आपको मॉक टेस्ट पेपर एमटीपी और आरटीपी की तैयारी करना पड़ती है। इसके अलावा आरटीपी भी आपको चाहिए, और इसके अलावा आपको चाहिए बेटा एमटीपी और आरटीपी के अलावा एक प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर भी आपको सॉल्व करना रहेंगे। सर ये पेपर हमको क्या स्टडी मटेरियल ये सब अलग अलग करना पड़ेंगे? चिंता मत करो, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको प्योरली एक ऐसी बुक मिलेगी जिस बुक के अंदर एमटीपी आरटीपी सारी की सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका स्टडी मटेरियल नोट्स के अंदर ही आपको मिल जाता है। तो आपको किसी भी दूसरी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। ये देखें, ये पर्टिकुलर कुछ इस तरह से आपको प्रैक्टिस बुक आपको मिलेगी जिसके अंदर आप पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर पाओगे चीजों का। ये देखें यहाँ पर एमटीपी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन एमटीपी के अंदर है, ये स्टडी मटेरियल के अंदर है, कहाँ पर है, ये सारी चीजें आपको एक साथ ही कंबाइन करके दे दूंगा। तो आपको अलग अलग चीजें खोलने की जरूरत नहीं है कि आप स्टडी मटेरियल खोल रहे हो फिर उसके बाद ये देख रहे हो फिर उसके बाद वो देख रहे हो। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा। तो प्रैक्टिस आपको मेरी बुक से ही कर लेना है, आपको दूसरी जगह कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हर एक सब्जेक्ट में मिलेगा आपको। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट बुक्स भी मिलेंगी। इन कॉन्सेप्ट बुक्स के अंदर आपको क्या रहता है कि आपको इस तरीके के नोट्स मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको क्या करना रहता है कि जगह खाली रहती है तो आप वहां अपने हिसाब से फिल कर करके आंसर्स लिखते जाओ। जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे आप देखें तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मिलता है, ये क्वेश्चन मिला तो यहाँ जगह छुटी हुई रहेगी, आप यहीं फिल कर लें, या आप चाहें तो अपनी खुद की हैंड रिटन कॉपी बनाएं। ज़्यादा बेटर तरीका तो ये होता है कि बुक मैं आपको दूंगा तो ये तो आपके लिए सपोर्टिंग रहेगी, बट प्रॉब्लम ये रहता है कि जब किसी दूसरे के नोट से पढ़ो तो मज़ा नहीं आता, लेकिन आप खुद के हैंड रिटन नोट से पढ़ते हो तो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। तो मेरा ऑब्जेक्ट यही रहता है कि आप प्रॉपरली हैंड रिटन नोट्स बनाएं, बट ये सारी चीज़ें आपको हैंड रिटन मेरे हाथ की लिखी हुई भी आपको मिलेंगी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए रहेंगी कि आप इससे आप क्या कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये तो हो गया बेटा हमारा क्या सिलेबस से रिलेटेड बातें कि हमको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। क्लियर? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पहले बेटा आपका सेकंड ग्रुप चलेगा, फर्स्ट ग्रुप के 2 सब्जेक्ट चलेंगे, एक आपका डीटी और दूसरा कौन सा है एडवांस, ताकि प्रैक्टिकल आपका खत्म हो जाए। थ्योरेटिकल जो है 2 चीजें बच जाएंगी आपकी, एक आईडीटी और लॉ जो आपका बाद में चालू होगा सेकंड ग्रुप कंप्लीट होने के बाद। क्लियर? हाँ, लॉ का भी अदर लॉ आपका अभी चालू हो जाएगा, अदर लॉ भी आपका साथ में चालू हो जाएगा। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके प्रॉपरली चालू हो जाएंगे। अच्छा, ये सब्जेक्ट आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, जैसे एडवांस अकाउंट केवल 1 घंटे ही चलेगा। बेसिकली जब आपका सेकंड ग्रुप खत्म हो जाएगा तो फिर मैं 3-3 घंटे एडवांस अकाउंट लूंगा, बट अभी 1-1 घंटे ही चलेगा। बाकी सब्जेक्ट आपके 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे चलेंगे, जिससे प्रॉपरली टाइमली वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। क्लियर है कि नहीं? हमारा कंप्लीशन टाइम जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो फिक्स रहेगा कि आपके 3 महीने के अंदर आपका सेकंड ग्रुप कंप्लीट और 3 महीने के अंदर आपका फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट। टोटल मिला के 6 मंथ लगते हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? टीचर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, सपोर्टिंग टीचर्स मिलेंगे जो आपको प्रॉपरली सपोर्ट करेंगे। क्लियर? अब वो पेश नहीं रहा कि आपको इधर उधर भागना पड़े। इंटर के सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि सारे टीचर्स आपके सपोर्टिंग रहेंगे, आपको बहुत हेल्प करेंगे सारी चीज़ों में, तो आपको प्रॉपरली मज़ा भी आएगा पढ़ने में। क्लियर है कि नहीं? चलो अब मैं आ जाता हूँ किस पर बेटा, अपने सब्जेक्ट पर। मेरा सब्जेक्ट क्या है? एडवांस अकाउंट। 100 मार्क्स पेपर प्रैक्टिकल। आपको इसके लिए 3 कॉपियां बनाना है। कितनी कॉपी बनाना है? 3। एक कॉपी क्या रहेगी? एक कॉपी रहेगी आपकी कॉन्सेप्ट बुक। पतली सी बनाना, बहुत मोटी सी कॉन्सेप्ट बुक मत बनाना। कॉन्सेप्ट बुक के अंदर आप केवल अपने कॉन्सेप्ट को नोट्स करोगे। एडवांस अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको मान के चलना 500-600 कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अगर आपने प्रॉपरली उनको नहीं लिखा और प्रॉपरली उनको बार बार रिवाइज नहीं किया तो ह्यूमन टेंडेंसी है बेटा, इतनी सारी चीजें एक साथ याद रख पाना संभव नहीं होता। आप सारे बच्चों को पता है कि जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज स्टोर होती है। जब हम दूसरी बार रिवीजन करते हैं तो अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड की साइड पहुंचने के लिए उसको 2 या 3 रिवीजन्स की जरूरत पड़ती है।
जब आप 3 रिवीजन्स पढ़ते हो तब जाके वो यहां से निकल करके यहां आती है। तीसरे रिवीजन के बाद जब वो यहां पहुंच जाती है तो उसके बाद फिर वो वापस से मंथली या फिर 2 मंथली रिवीजन्स बार बार मांगती कि यार उन चीजों को एक बार और पढ़ लो, तो वो चीज यहां पड़ी रहती है और एक बार इस माइंड में पहुंच गई तो फिर वो एग्जाम तक याद रहेगी। तो कॉन्सेप्ट बुक आपका हेल्प करती है कि आप जिन चीजों को लिख रहे हो, तो पहले तो यहां थी, यहां से यहां तक पहुंचाने में जो कॉपी आपकी हेल्प करेगी वो रहेगी कॉन्सेप्ट कॉपी। तो आपको एक कॉन्सेप्ट कॉपी बनाना है, हालांकि कॉन्सेप्ट बुक भी मैं दूंगा, बट वो बुक में आपको उन बच्चों के लिए रहते जो एकदम आलसी टट्टू होते हैं, उनके लिए है कि नहीं नहीं मैं तो अपनी बनाऊंगा ही नहीं, आप ही दे दो सब, तो मैं उनके लिए देता हूं। बट जो अच्छे बच्चे होते हैं मैं उनसे बोलता हूं कि आप अपनी खुद की बनाओ, उसी में लिख लो, उसी बुक के अंदर लिख लो, क्योंकि उसके बुक के अंदर भी पेजेस होते हैं, आप उसी में भी लिख सकते हो। बट मेरा ऑब्जेक्ट होता है कि आप अपने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाओ, वो जो बनते हैं वो ज्यादा अच्छे बनते हैं। क्लियर है कि नहीं? दूसरी चीज, सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो सेकंड कॉपी आपकी रहेगी बेटा जिसके अंदर आपको क्लास वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो क्लास के अंदर सॉल्व कराऊंगा। और थर्ड कॉपी आपकी प्रैक्टिस कॉपी रहेगी जिसमें आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो मैंने आपसे बोला था प्रैक्टिकल बुक जो मैं आपको दूंगा, वो प्रैक्टिकल बुक आप सॉल्व करो। उसके अंदर उस कॉपी के अंदर कैसे भी सॉल्व करो, कैसी भी राइटिंग लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीजें अच्छी बनना चाहिए आपकी, कॉन्सेप्ट कॉपी और क्लास वर्क कॉपी, जिसके अंदर प्रॉपरली सॉल्व हो। क्लियर है कि नहीं? और इसमें मैं लास्ट में जिनकी बच्चों की कॉपी बहुत अच्छी बनती है उनको मोनेटाइज भी करता हूं। जिनकी कॉपी सबसे अच्छी रहेगी उसको अराउंड 10,000 रुपीज का इनाम भी रहता है कि कॉपी दिखाओ और 10,000 रुपये लेके जाओ। तो उनकी कॉपी मैं बच्चों को दिखाता भी हूं कि देखो बच्चे ने कितने प्रॉपरली बनाई है और कितना फोकसली बनाई गई है। तो आप प्रॉपरली कॉपी बनाएं ताकि आपके लिए बहुत अच्छा रहे। ठीक है, तो 3 कॉपियां रखना है, समझ में आ गया? अच्छा, 3 कॉपी में आपकी जो प्रैक्टिस कॉपी रहेगी वो 3 नहीं, कम से कम 6-7 भर जाएंगी, क्योंकि मैं इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपकी 6-7 कॉपियां हो जाएंगी। बट उसमें से 2 कॉपी आप ऐसी जरूर रखना, एक आपकी कॉन्सेप्ट बुक और एक क्लास वर्क बुक जो प्रॉपरली मेंटेन हो। क्लियर है कि नहीं? चल, तो ये तो 3 बुक हो गई जो आपको बनाना है। नोट्स आपको मिलेंगे तो 3 बुक्स मिलेंगी बेटा अलग अलग। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे रहेंगे जो केवल असेट से रिलेटेड रहेंगे, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे होंगे जो लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होंगे, और कुछ अदर चैप्टर हैं उनके लिए आपको बुक मिलेगी। तो कुल मिला के कितनी बुक्स मिलेंगी आपको? 3, और 2 प्रैक्टिस बुक मिलेंगी। ऐसा टोटल मिला के 5 बुक्स आपको मिलेंगी केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, जो नोट्स मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं? ये फाउंडेशन नहीं है कि आपको यहाँ पर चीजें वही मिलेंगी जो 11th-12th में पढ़ा था, मजा आ रहा था। 11th-12th जैसी बहुत सारी चीजें रिवाइज हो रही थी, आपको हर चीज न्यू नवेली मिलेगी, कुछ भी पुराना नहीं मिलने वाला है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? अगर मैं बात करूं तो एडवांस अकाउंट को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। 3 पार्ट में इंस्टीट्यूट ने डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं, वो क्या है बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, 70 नंबर का पेपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से आता है। दूसरा पार्ट है बेटा आपका कंपनी अकाउंट, और तीसरा पार्ट एक सेपरेट है जो आपने बचपन में सिंगल एंट्री पढ़ा होगा थोड़ा बहुत फाउंडेशन में, उससे मिलता जुलता है, वो है आपका ब्रांच अकाउंटिंग। कौन सा है बेटा? ब्रांच अकाउंटिंग। तो 3 पार्ट में पूरा एडवांस अकाउंट को डिवाइड करता हूं। इसमें ऑब्जेक्ट अगर आप पढ़ो तो इंस्टीट्यूट क्या सिखाना चाहता है, अगर देखो बेटा कोई भी आप जब स्टडी मटेरियल उठाओ तो स्टडी मटेरियल के ऊपर इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्ट लिखता है कि भाई ये सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखता है। अगर आप देखो तो इसके अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि भैया हम ऐसा काबिल बना रहे हैं लोगों को जिससे वो स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझ सकें और समझकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका यूज कर सकें। मतलब इंस्टीट्यूट ने साफ साफ बोला है कि भैया मेरा ऑब्जेक्ट एक ही है, तुमको क्या पढ़ाना बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाना। एक ही ऑब्जेक्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाना, इसके अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं। समझ में आया कि नहीं? गुड मॉर्निंग बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं? तो दैट्स आवर ऑब्जेक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आप सारे बच्चे मेरे को बताओ, एडवांस अकाउंट में आप किस पे फोकस करोगे? जब इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाना ऑब्जेक्ट है, तो पेपर में भी क्या नजर आएंगे आपको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नजर आएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं इस बार जो पेपर हुआ था, इस बार के पेपर में भी
80% क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थे। अब सोचो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ लो तो 80 नंबर तो ऐसे आ गए। 20 नंबर के लिए पास थोड़ी ना हो जाएंगे, एग्जाम्शंस तक आ जाएगी। 20 नंबर के लिए अपन को बाकी मेहनत करना है। क्लियर है कि नहीं? तो अब आपको लग रहा हो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही पढ़ डालते हैं, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने आप में टोल मिला के बेटा 29 है। इफेक्टिवली बात करें तो 27 है। हालांकि 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मर्ज हो गए हैं, वो किसी दूसरे में तो है 29 ही, लेकिन काउंटिंग में आपको 27 है। तो 27 चैप्टर पढ़ना है खाली किसकी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। और बाकी फिर अदर जैसे कि ब्रांच हो गया, कंपनी अकाउंट के कुछ चैप्टर हो गए, वो डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ऐसे अगर आप देखोगे तो कुल मिला के 34 चैप्टर, 34 चैप्टर आप पढ़ते हो। 34 चैप्टर अगर मैंने बोला तो आप समझ जाओ कि सबसे बड़ा सिलेबस किसका है। और ये अगर आपने एवं किया तो आपका इंटर बिगड़ा। एडवांस अकाउंट अच्छा बना तो आपको इंटर पढ़ने में मजा आता है। क्लियर है कि नहीं? 2 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा दिक्कत देंगे, एक एडवांस अकाउंट है और दूसरा है आपका बेटा कॉस्ट। और एडवांस अकाउंट मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉस्ट आपको प्रवीण सर पढ़ाएंगे। तो दोनों ही सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और तीसरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका एफएम, वो आपको प्रवीण सर पढ़ाएंगे, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका डीटी है जिसको विवेक मेहता सर पढ़ाएंगे, ऑल्सो वेल नोन फैकल्टी, तो उसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी सब्जेक्ट जो है वो थ्योरेटिकल हैं, आप कैसे भी पढ़ो आपको आराम से उस सब्जेक्ट में मजा आने वाला है। क्लियर है कि नहीं? तो चले, तो ये तो हो गया सिलेबस। मैं आपको बता चुका हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके लगभग इंस्टीट्यूट खुद बोलता है कि मिनिमम टू मिनिमम मैं 65 नंबर का तो पूछूंगा ही पूछूंगा। इंस्टीट्यूट ने फिक्स कर दिया है कि मिनिमम 65 नंबर का तो मैं पूछूं। क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, देखें कुछ असेट से रिलेटेड हैं, कुछ डिस्क्लोजर से रिलेटेड हैं, कुछ लाइबिलिटी से रिलेटेड हैं, कुछ रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, कुछ अदर ही हैं, कुछ कंसोलिडेशन से रिलेटेड हैं। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपको पढ़ना है डिटेल के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरा, तो सेकंड कंटेंट जो मैं आपसे बोल रहा था, कंपनी अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा? कंपनी अकाउंट में कुछ नहीं बेटा, कंपनी अकाउंट में बेसिकली आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। एक पढ़ना है बेटा फाइनल अकाउंट। कंपनी का क्या? फटाफट बोलो। फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखना। साथ ही साथ इसमें दूसरा एक अलग से टॉपिक है बायबैक। क्या है बेटा? बायबैक। और तीसरा है बेटा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी मतलब बीमार कंपनी को सही करना, मतलब आपको डॉक्टरी करना है। डॉक्टर बीमार हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं? वैसे कंपनी बीमार होती है तो रिकंस्ट्रक्शन वाले डॉक्टर के पास जाती है, उसकी इलाज करके कंपनी को प्रॉपर खड़ा कर देता है। क्लियर है कि नहीं? तो रिकंस्ट्रक्शन सीखना है। इन 2 टॉपिक का एएस से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? इनमें कोई एएस यूज नहीं होंगे। फाइनल अकाउंट में एएस यूज होंगे। कई टीचर क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट पहले पढ़ाते हैं, बट मेरा ऑब्जेक्ट होता है पहले एएस पढ़ लो फिर फाइनल अकाउंट पढ़ो। तो फाइनल अकाउंट पढ़ने में आपको मजा आएगा क्योंकि एएस को आप यूज कर पाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? एएस का फाइनल अकाउंट में यूज करना। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं तुमको सीधे फाइनल अकाउंट पढ़ाऊं, एएस पढ़ाऊं नहीं, तो फिर तुम क्या यूज करोगे? सीधा सीधा पहले क्या पढ़ना चाहिए बेटा? एएस। अब एएस पढ़ने के बाद फिर मैं आपको फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा तो आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे, तो रियल लाइफ से आप जुड़ पाओगे। क्लियर है कि नहीं? तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा ये रहेगा कि हम सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करेंगे। क्लियर? तो ये भी अगर वेटेज बात की जाए तो 35 नंबर में इसके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिनिमम। सारे बच्चे ध्यान रखना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का फाइनल अकाउंट, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा। बायबैक आपका ज्यादा नहीं, 6 नंबर का आता है, और रिकंस्ट्रक्शन आपका 14 नंबर का आता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 20, 6 और ये भी आपका कितने नंबर का आता है बेटा? 14 नंबर का आता है। क्लियर है कि नहीं? तो कुछ इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। कभी कभी बायबैक ज्यादा नंबर का भी पूछ लेते हैं, कम का भी पूछ लेते हैं, बट ये मैक्सिमम मार्क है। कंपनी इसमें से कम भी कर देती है। जैसे इस अटेम्प्ट में बात करें तो कंपनी ने खाली फाइनल अकाउंट पूछा था और कंपनी ने एक रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन पूछा था। क्या ये समझ में आया कि नहीं? तो डिपेंड ऑन सिचुएशन कंपनी को क्या पूछना है। क्लियर है कि नहीं?
तो ये आपका कंपनी अकाउंट है। और लास्ट जो मैंने आंसर बोला था वो क्या है बेटा, आपका ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग में ज्यादा कुछ नहीं बेटा, मैक्सिमम वेट की बात करें तो 10 नंबर, मिनिमम 6 नंबर। इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं, जनरली वो इनके वेटेज को कम करके एएस ज्यादा पूछ लेती है। क्लियर है कि नहीं? तो ये इंस्टीट्यूट ने जो वेट दिए हैं वो है। तो दे आर सब्जेक्ट जो आपको डिस्कस करना है। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो अभी आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बेसिक नॉलेज। अच्छा, सबसे पहले बेटा मैं आपको कुछ बेसिक पढ़ाऊंगा, जैसे असेट की डेफिनेशन, लायबिलिटी की डेफिनेशन। आपको लग रहा होगा सर ये तो सब हमको आती है। जो आपने डेफिनेशंस पढ़ी थी वो टेक्निकल नहीं थी, आपको एक बेसिक डेफिनेशन आती है। जैसे मैं पूछूं असेट्स क्या होती है, तो आप बोलोगे सर जो दिख रहा है वो सब असेट है, बिल्डिंग फर्नीचर सब असेट है। बट बेसिकली हमको कुछ टेक्निकल पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ टेक्निकल लैंग्वेज। उस टेक्निकल लैंग्वेज को कैसे सरल करना है उसमें आपको सबसे पहले इन सबकी डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस करूंगा। क्लियर है कि नहीं? तो स्टार्ट हम यहीं से कर रहे हैं, किससे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो चलो निकालो अपनी अपनी कॉपी और यहां से अपन स्टार्ट करेंगे किसकी बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सारे बच्चे मैं लाइन से चलूंगा, सबसे पहले आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डील करूंगा, फिर 2 डील करूंगा। क्लियर है कि नहीं? और फिर उसके बाद कुछ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाऊंगा। थोड़ा सा हम मिक्सअप करके पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आप बोर नहीं हो और इंटरेस्ट के साथ में अकाउंटिंग पढ़ पाओ। क्लियर है कि नहीं? चलें तो स्टार्ट करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। बेटा स्टैंडर्ड, हर एक चीज का स्टैंडर्ड होना जरूरी है। मेरे को बताओ, क्या अपने इंडिया के अंदर ऐसा कोई लॉ है कि कपड़े कैसे पहनना है? ऐसा कोई लॉ है क्या कि ये वाला कपड़ा आप नहीं पहन सकते, ये वाला नहीं पहन सकते? ऐसा कोई लॉ है क्या? क्या हम कुछ भी पहन सकते हैं? अच्छा, लोग कुछ भी पहनते हैं तो लोग कैसे भी दिखते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? आप कुछ भी मत पहनो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है लोगों को। क्लियर है कि नहीं? तो इंपॉर्टेंट इज दैट पत्ते अत्ते चिपका के आ जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को मान लो लॉ बना दिया जाए कि इंडियंस जो हैं वो इस तरह के कपड़े पहनेंगे। जैसे आपके लिए पेस एकेडमी में रूल बना दिया गया कि भैया आपको टी शर्ट्स पहन के आना है। तो मेरे को बताओ, सारे पेस एकेडमी के बच्चे एक जैसे दिखते हैं कि नहीं? लेकिन इससे फायदा क्या होता है बेटा? इससे ऊंच नीच खत्म होती है। कोई बड़ा आदमी अगर आपके साथ बैठा हुआ है और एक गरीब आदमी का बच्चा बैठा हुआ है तो उसके कपड़े और उसके कपड़े में डिफरेंस दिखता है। लेकिन यूनिफॉर्म होने का फायदा क्या होता है? चाहे वो बड़ा आदमी का बच्चा हो, चाहे वो गरीब आदमी का बच्चा हो, बताओ कैसे दिखेंगे? सेम दिखते हैं। तो यूनिफॉर्म इसके लिए होता है। कल को इंडिया के अंदर भी इक्विलिटी लाने के लिए मान लो मोदी जी एक लॉ ले आए कि आज से इंडिया वाले ये ही पहनेंगे, तो सारे बच्चे बताओ क्या फिर पूरे इंडिया के कपड़े एक जैसे हो जाएंगे? फिर कोई डिफरेंट रहेगा क्या? फिर ये जो लोग कपड़ों पे खर्चा करते हैं वो खर्चा बच जाएगा लोगों का। बढ़िया है, यही पहनना है, कोई टेंशन ही नहीं। क्या आपको नहीं लगता चीजों को सिमिलर लाने के लिए कोई रूल्स और रेगुलेशंस बनाना जरूरी है? क्लियर है कि नहीं? सर चीजें सिमिलर होने से फायदा क्या होता है? चीजें सिमिलर होने से चीजों को कंपटीशन जैसी चीजें अपने आप जनरेट होने लगती, आप उनको कंपैरिजंस कर पाते हो। क्या कर पाते हो बेटा? कंपैरिजंस कर पाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल घर के अंदर आपको चिली पनीर बनता है, मेरे को बताओ चिली पनीर ये भी बना है, ये भी बना है, ये भी बना है, तीनों के हाथ का बनाया हुआ चिली पनीर सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? क्या तीनों का स्वाद अलग रहेगा? कहलाएगा चीनी पनीर लेकिन स्वाद अलग रहेगा। लेकिन सारे बच्चे बताओ कल को खाने पर भी एक स्टैंडर्ड ला दिया जाए तो कि चिली पनीर में इतना कंटेंट पनीर जाना चाहिए, इतना कंटेंट मसाले जाना चाहिए, तो क्या सबके हाथ का बना हुआ एक जैसा हो जाएगा? बोलो है ना? तो मेन ऑब्जेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने का यही है बेटा, सिमिलरिटी लाना, चीजें एक जैसी बने। अब सोचो अकाउंटिंग आप भी कर रहे हो, अकाउंटिंग ये भी कर रहे हैं, अकाउंटिंग ये भी कर रहे हैं। आपने अकाउंटिंग पढ़ी है फाउंडेशन के अंदर, डेप्रिसिएशन की बात कर लो। डेप्रिसिएशन पर ये सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड लगा रही, ये WDV लगा रहे, ये SLM लगा रहा है, ये कोई डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड लगा रहा है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड लगा रहा है, वो सिंकिंग फंड मेथड लगाते हैं। सारे बच्चे बताओ डेप्रिसिएशन की ढेर मेथड है। मेरे को बताओ क्या अकाउंट सबके एक जैसे बनेंगे कि अलग अलग बनेंगे? बताओ अकाउंट अगर अलग अलग हो तो कोई रिलाय करेगा उन अकाउंट पर? इनने SLM लगाया इसलिए इनको लग रहा था कि यार SLM लगाने से फायदा है, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, इनने SLM लगा दिया। इनको लॉस चाहिए थे, इनने WDV लगा दिया। सारे बच्चे बताओ
क्या अकाउंट मैनिपुलेट किए जा सकते हैं? बोलो आए ना। मैनिपुलेटेड अकाउंट पे कोई रिलाय करेगा, विश्वास करेगा क्या? क्या आपको नहीं लगता कि अकाउंट के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाना जरूरी है? तो जो अकाउंट के रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं ना बेटा, उन्हीं को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अब सवाल ये उठता है, चलो रूल तो बन गए, रूल तो बना लिए सर, फॉलो करें नहीं करें वो तो लोगों के हाथ में है। अरे आए ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया के अंदर ट्रैफिक रूल तो हैं, लेकिन क्या कोई फॉलो करता है? क्यों नहीं फॉलो करते? क्यों फॉलो नहीं करते? कोई नहीं, पुलिस वाले को 50 रुपए देंगे और निकल जाएंगे। अरे वो तो छोड़ो, स्पीड ब्रेकर आता है तो हम तो पीछे ऐसे उठ के बाइक बाइक कुदा लेते हैं, धीमी धीमी करने का नहीं। क्लियर है कि नहीं? इंपॉर्टेंट इज दैट रूल फॉलो ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि पेनल्टी कम है। तो चलो अकाउंट के रूल बना भी दूं तो फॉलो कैसे करवाओगे भाई? तो फॉलो कराने के लिए भी गवर्नमेंट ने डंडा उठा रखा है। सर गवर्नमेंट ने डंडा उठा रखा मतलब? पहले तो बताओ सर, रूल बनाए किसने? रूल तो बनाए बेटा ICAI ने, हमारे माई बाप ने, जो हमको पास कराएगा। रूल तो उसने बनाए। लेकिन ICAI कोई गवर्नमेंट है क्या? ICAI बोले लोगों को भैया ये वाला काम करो तो लोग सुनेंगे क्या? ICAI तो गवर्नमेंट है नहीं। गवर्नमेंट कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। तो ICAI क्या करता है? रूल बनाकर नफरा को देता है, नफरा उसकी रीडिंग करता है। नफरा क्या है अपन आगे जाके डिस्कशन करेंगे। तो नफरा को मिलता है, मतलब एक बॉडी है जो MCA के अंदर में काम करती है, जो वॉच करती है सारी चीजों को, फिर MCA उसको अपनी साइट पर अपलोड कर देता है। अभी ICAI और नफरा में झगड़े भी चल रहा है खूब, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा क्या झगड़े चल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि पहले क्या था, ICAI सीधा का सीधा किसको पहुंचा देता था न्यूज? MCA को। डायरेक्ट पहुंचती MCA तक, और MCA सीधा सीधा अपलोड कर देता, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। बट अब बीच में एक क्या बॉडी घुसेड़ दी गवर्नमेंट ने, नफरा। पहले नफरा से गुजर कर MCA तक पहुंचना रहता है। फिर MCA को हम रिपोर्ट देते हैं, MCA क्या करता है? उसको अपने साइट पे डाल देता है। जैसे MCA की साइट पे आती है, मतलब वो चीज गवर्नमेंट ने बोल दी। अब गवर्नमेंट ने बोल दी तो सबको फॉलो करना कंपलसरी हो गया। समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो सर MCA के रूल तो केवल कंपनी पे लगेंगे, चाय वाले पे थोड़ी ना लगेंगे, टपरी वाले पे। टपरी वाला थोड़ी ना फॉलो करेगा। बोलो, कल को मैं चाय वाले के पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक, कल मैं लेके आऊंगा, आपको दिखाऊंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मोटी सी बुक लेके जाऊं और उसके टेबल पे रखूं और बोलूं तेरे ऊपर ये वाले सारे लॉ लग गए। चाय वाला मेरे को क्या बोलेगा? सर ये चाय फ्री में पी लो। बोलो, बोलेगा ये रूल किसने बनाया? मैं बोलूं मोदी जी ने बनाया है, तुम्हारे ऊपर लगा दिए। सारे बत्ते बताओ, चाय वाला घबराएगा कि नहीं? बोलो। फिर वो लोग सर ये हैं क्या? मैं बोलूंगा देखो इससे बैलेंस शीट और P&L तुमको अपना इन रूल के हिसाब से बनाना है। चाय बोलेगा, चाय वाला बोलेगा अच्छा नहीं बनाए तो? मैं बोलूँ नहीं बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा चाय के पैसे देके जाना। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या चाय वाला रूल फॉलो करेगा? तो चलो कंपनी के ऊपर तो MCA के डंडा चल रहा है, चलो ठीक है। चाय वाले के ऊपर कंपनी का डंडा चल रहा है क्या? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, कॉर्पोरेट, ट्रस्ट, ये फॉलो कैसे करेंगे? तो इनके लिए पावर दे दी बेटा CA को। किसको पावर दे दी? CA। ICAI ने पूरी पावर CA को दे दी। CA से बोला गया है कि तुम्हारा धर्म कर्म है, तुमको कसम खिलाई जा रही है कि तुम तब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन नहीं करोगे जब तक वो AS फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो सर CA से साइन क्यों करवाएंगे? हम करवाएंगे ही नहीं साइन, अपना P&L और बैलेंस शीट बना के रख लेंगे। तो तुम्हारी बैलेंस शीट और P&L को कोई देखेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि CA के साइन चाहिए। तो सर किसी को दिखाना क्यों? अगर किसी को दिखाना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, रखे रहो। लेकिन जब भी किसी को दिखाने जाओगे, से आपको लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए आप बैंक में जाओगे तो बैंक सबसे पहले क्या बोलेगा? इस पे CA के साइन करा के दो। और हम साइन कब करेंगे? जब AS फॉलो किए होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? आप इनकम टैक्स में गए, इनकम टैक्स वाले से बोलते हो कि भैया टैक्स भरना है, ये हमारा P&L है देख लो। इनकम टैक्स वाला सबसे पहले क्या देखेगा? CA के साइन है कि नहीं? अगर CA के साइन है तो वो टैक्स लेगा, नहीं तो वो लेगा जाओ CA के साइन करा के लाओ। क्या इनडायरेक्टली हमने पकड़ लिया? बोलो हाँ है ना? तो CA के साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, इसलिए तो अपन CA कर रहे। समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं तो अपन CA क्यों करते? तो आपने सुना भी होगा, मोदी जी ने बोला भी है
कि जो पावर पीएम के साइन में नहीं है वो पावर किसके साइन में है, सीए के साइन में। अच्छा, सीए कभी रिटायर नहीं होता, मरते मरते भी कोई जाए वो निपट रहा हो वो साइन कर दे तो उसकी बैलेंस शीट वैलिड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आएगी नहीं तो, और जितना बूढ़ा सीए उतना अच्छा एक्सपीरियंस वाला माना जाता है, कितना फायदा है, इसलिए तो अपन सीए कर रहे हैं। क्लियर? तो रूल फॉलो कराने की जिम्मेदारी किसकी है, सीए की। रूल फॉलो कराने से चीजें कैसी चलती हैं बेटा, सिस्टमेटिक चलती हैं। और जब चीजें सिस्टमेटिक हो जाती हैं, सिमिलरिटी आ जाती है, तो बेटा लोग उन चीजों को यूज करते हैं। और जिन चीजों में सिमिलरिटी नहीं है, अनसिस्टमेटिक हैं, उनको लोग यूज नहीं करते, उनके ऊपर लोग रिलाय नहीं करते। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या था, समझ में आया कि नहीं? बातों बातों में मैंने आपको दो बातें बता दी। एक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, बताओ। एमसीए का दो, एमसीए वाले, अच्छा मैंने आपको बताया नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे आपके 30 मार्क्स के, केस लॉ वाले रहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी इंस्टीट्यूट ने दोनों को अलग अलग नहीं किया है कि दोनों में 40-40% मार्क मिनिमम है। अभी आपको ओवरऑल 40% चाहिए, तो 30 नंबर एमसीक्यू के हो गए और 10 नंबर 70 में से आ गए, काम खत्म हो गए, पास तो वैसे ही हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? बट अभी इंस्टीट्यूट का चल रहा है इस चीज को टप करने का कि एमसीक्यू 30 मार्क्स में 40% अलग चाहिए और 70 मार्क्स में 40% अलग चाहिए। अब ये चल रहा है, इंस्टीट्यूट का झगड़ा चल रहा है, अभी उस पर कोई रूल्स आया नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा आईसीआई के अंदर मीटिंगों में चल रहा है। मैं आपको बता सकता हूँ, इंटरनल यूज है, क्योंकि हम तो आईसीआई में बैठे रहते हैं तो हमको पता है कि क्या चल रहा है। तो ये चीज चल रही है, जब भी हो जाए, बट अभी ये हुई नहीं। अभी तो बढ़िया है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो भाई मैं आपसे क्या बोल रहा था कि भैया देखो, बातों बातों में एमसीक्यू के दो तैयारी करवा दी मैंने। बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन लिखता है? ICAI। इशू कौन करता है? MCA। समझ में आया कि नहीं? क्या ये क्लियर हो गया आपको? गुड। अब सारे बच्चे ध्यान से समझना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब बन गए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने से क्या हमारे अकाउंटिंग सिस्टमेटिक हो जाएगी बेटा? बोलो। अकाउंटिंग सिस्टमेटिक हो जाने का फायदा क्या है सर? अकाउंटिंग सिस्टमेटिक फायदा क्या है? अकाउंटिंग सिस्टमेटिक होने का फायदा ये होता है कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आएंगे। हमारी हालत कुछ ऐसी नहीं होगी कि बैलेंस शीट ही हमको समझ में नहीं आ रही है। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमारी बैलेंस शीट की हालत ऐसी नहीं रहती। इसलिए बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो वाली बैलेंस शीट बोलते ही नहीं जो बनाना है, जो आपको बहुत अच्छी लगती है। कौन सी वाली? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, टी शेप वाला। वो यहां अलाउ ही नहीं है। यहां कौन सा अलाउ होगा? वर्टिकल फॉर्मेट। सर वर्टिकल क्यों? बेटा वर्टिकल फॉर्मेट लोगों को समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं P&L बनाऊं और P&L में टोटल इनकम नहीं लिखूं, फिर नीचे टोटल एक्सपेंसेस लिखूं, तो जो साइंस वाला बंदा है वो भी इनकम और एक्सपेंसेस समझ जाएगा कि नहीं? लेकिन आप डेबिट और क्रेडिट से समझाओ कि डेबिट में एक्सपेंसेस लिखे हैं, क्रेडिट में इनकम लिखी है, बताओ साइंस वाले को कुछ समझ में आएगा क्या? वो सिर खुज आएगा। क्लियर है कि नहीं? चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए वो, इसलिए फॉर्मेट कैसा दिया गया अकाउंट के अंदर? वर्टिकल। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे वर्टिकल फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट और P&L बनवाएंगे, जिससे लोग क्या कर सकें बेटा? अंडरस्टैंड कर पाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने से पूरी अकाउंटिंग वर्ल्ड वाइज एक जैसी हो जाती है। पूरे वर्ल्ड की अकाउंटिंग और इंडिया की अकाउंटिंग कैसी हो गई बेटा? बेटा बोलो, एक जैसी हो गई। एक जैसी होने का फायदा क्या है? एक जैसी होने का फायदा है कि हमारी इंडियन कंपनी कल को फॉरेन में शेयर इशू करती है, तो फॉरेन के अंदर बैठा हुआ बंदा भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर पाएगा। बताओ अगर ऐसा नहीं होता, हमारे यहां के रूल अलग, फॉरेन के रूल अलग, तो सारे बच्चे जल्दी से बताओ क्या हमारे इंडिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर पाते? उनके रूल अलग है, हमारे रूल अलग है। हम जब भी जाते फॉरेन में और जाके बोलते भैया हमको पैसा दो, हमारे इंडिया में पैसा लगाओ, तो बेटा फॉरेन का इन्वेस्टर हमारे इंडिया में पैसा लगाएगा ही नहीं। और फॉरेन मनी अगर इंडिया नहीं आएगी तो इंडिया का डेवलपमेंट हो पाएगा क्या? क्या हमको चाहिए फॉरेन मनी जिससे हमारा रुपीज जो है वो एप्रिसिएट हो? बोलो हाँ है ना? क्लियर है कि नहीं?
तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए बेटा इसको मैनेज करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाना जरूरी थे। अब जब रूल्स और रेगुलेशंस बन जाते हैं तो फायदा क्या होता है बेटा, इन्वेस्टर आप चीजों को क्या कर पाओगे बेटा, कंपैरिजंस कर पाओगे। क्या कर पाओगे, कंपैरिजन, चीजों में आप कंपैरिजंस कर पाओगे। भाई कंपैरिजंस कर पाओगे मतलब सर कंपैरिजन क्यों, बेटा सिमिलर चीजों में ही कंपैरिजंस होता है। कभी ऐसा हुआ कि आप घर गए हो और आपका छोटा भाई पालने में खेल रहा, पापा डांटे हैं उस छोटे भाई को कि नालायक तू अभी पालने में खेल रहा है, ये देख सीए इंटर पढ़ के आ रही है। तो क्या ये कंपैरिजन सही रहेगा? कंपैरिजन हमेशा किस में होता है, सिमिलर। अच्छा सिमिलर चीजें कब बनेंगी, जब सेम रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो। सर कंपैरिजन करने से फायदा क्या होता है बेटा, कंपैरिजन करने से ग्रोथ होती है। कंपैरिजन करने से क्या होती है बेटा, ग्रोथ होती है। ग्रोथ कब होगी, जब कंपैरिजंस होंगे। बोलो हाँ है ना, क्लियर है कि नहीं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप जब अपना रिजल्ट लेके आते थे तो पापा सबसे पहले किसका मार्क्स पूछते थे, आपके दोस्त के। अरे आया ना, उसके कितने आए। अभी सीए का रिजल्ट आया होगा, इसके 280 आए। जैसे ही आपने बताया होगा 280, तो पूछा होगा पापा ने दोस्त के कितने आए तेरे। आपके ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, दोस्त के ज्यादा आ गए तो पापा का मुंह बन जाता है, उसके ज्यादा क्यों आ गए। समझ में आया कि नहीं। वो ऐसा इसलिए, वो कंपैरिजन इसलिए होता है ताकि आपके अंदर कंपटीशन की भावना रहे। कंपटीशन की भावना आपकी ग्रोथ कराती है, क्लियर है कि नहीं। इसलिए तो बचपन में आपसे बोलते थे स्पोर्ट खेलो। स्पोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, कंपटीशन। और कंपटीशन एक बार अगर आपके अंदर भर गया तो जीवन भर वो निकलता नहीं है, वो हमेशा आपको आगे धकेलता रहता है। नहीं उससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है। बात समझ में आएगी नहीं। तो दैट्स इंपॉर्टेंट बेटा। ग्रोथ हमको क्या कराती है बेटा, कंपैरिजन। कंपैरिजन से ग्रोथ होती है, क्लियर है कि नहीं। तो फायदा होता है, इसलिए जरूरी है। अब सारे बच्चे बताओ, अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशंस बनाना चाहूं। अच्छा ये तो समझ में आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों आए, क्यों, ताकि चीजें क्या हो, सिमिलर। सिमिलर होगा तो क्या होगा, कंपैरिजन। कंपैरिजन करने से क्या होती है, ग्रोथ होती है। समझ में आया गया कि नहीं। अब बताओ, कोई पूछे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों आए तो बता सकते हो कि नहीं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशंस बनाऊं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा क्या होगा, आप थोड़ा सोचो। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऑप्शंस खत्म किए गए। जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की ढेरों मेथड है। अगर सारी मेथड छोड़ दी जाए कि भैया तुम ये वाली भी लगा लो, 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 तो बताओ बेटा क्या सिमिलरिटी आएगी। तो बेसिकली चॉइसेस को कम कर दिया है। मतलब अकाउंटिंग मेथड और जो प्रिंसिपल थे, जो चॉइस होती थी लोगों के पास, उसको क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। और बोले ये वाली, जैसे मैंने बोल दिया डेप्रिसिएशन की WDV मेथड ही लगेगी, बस खत्म। तो सारे बच्चे बताओ फिर क्या हो गया, WDV। तो सर हमको 11 12 में इतना क्यों पढ़ाते हैं, दुनिया भर की सारी मेथड पढ़ानी फाउंडेशन में, क्या जरूरत थी। ऐसे ही नॉलेज के लिए, हम तो यही आना है जो यहाँ है। समझ में आ रहा कि नहीं। मतलब बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो अब आपको केवल और केवल वो आएंगी जो फ्यूचर में काम आएंगी। रियल लाइफ में जो चलता है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्लियर है कि नहीं। तो अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशंस बनाऊं बेटा, तो डेफिनेशन इज सिंपल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा सिलेक्टिव सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है। सिलेक्टिव सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, या बोर्ड गाइडलाइंस हैं, या क्या है फटाफट बोलो, बोर्ड गाइडलाइंस हैं, जो बहुत सारी अल्टरनेटिव मेथड में से चूज करके बनाई गई। उसको हम क्या बोलेंगे, फटाफट बोलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अब ये डेफिनेशन अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ताकि आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, तो आप सिंपल सी बात बोलना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो मेथड ऑफ पॉलिसीज हैं, या गाइडलाइंस हैं, या प्रिंसिपल्स हैं, जो बहुत सारे अल्टरनेटिव में से सिलेक्ट करके बताएंगे कि ये वाली सबसे अच्छी है, ये वाली फॉलो करो। समझ में आया कि नहीं। बताओ, बहुत सारे अल्टरनेटिव में से यही चूज करके डाली गई, इसका ऑब्जेक्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, बताओ क्यों। इसका ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, बताओ क्यों। ताकि सबसे अच्छी अकाउंटिंग हो और ट्रू एंड
फेयर व्यू आए। बेसिक ऑब्जेक्ट है ट्रू एंड फेयर व्यू लाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं? अब मेरे को बताओ, क्या डेफिनेशन याद करने की जरूरत है कि मेमोराइज रहेगी? आप कुछ भी एक वर्ड यूज कर सकते हो। आप वर्ड यूज कर सकते हो अकाउंटिंग पॉलिसीज, आप वर्ड यूज कर सकते हो अकाउंटिंग मेथड, आप वर्ड यूज कर सकते हो गाइडलाइंस, बोर्ड गाइडलाइन, जो सेवरल अल्टरनेटिव में से चूज करके बनाई गई हैं कि ये फॉलो करोगे तो दुनिया के सबसे अच्छे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड माने जाएंगे। समझ में आया बेटा बच्चों? क्लियर है बेटा? और कुछ पूछना है बेटा? आगे बढ़ू? तो ये क्या बेटा आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब दूसरी चीज मैं पूछूं आपसे, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? तो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था क्या कर सकें। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? कि जो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उनको क्या किया जा सके, फटाफट बोलो, मैच किया जा सके, कंपैरिजंस किए जा सके। क्लियर है कि नहीं? और कंपैरिजन करने से क्या होगी बेटा? ग्रोथ होगी, सिमिलरिटी आएगी, लोग अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, चीजें सिमिलर बनेंगी तो क्या कर पाएंगे बेटा? अंडरस्टैंड कर पाएंगे, लोग उस चीज को समझ पाएंगे कि ये चीज क्या है, लोगों को समझ में आएगी, नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आएगी। क्लियर है कि नहीं? ट्रू एंड फेयर व्यू आए, ट्रू एंड फेयर व्यू आए, तो ट्रू एंड फेयर व्यू लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दे आर ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कोई पूछता है आपसे ऑब्जेक्ट क्या है, तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को मैच कराना, जिससे क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू आए। समझ में आया बच्चों? इट इज वेरी इजी। बताओ कोई दिक्कत इधर? क्लियर है बेटा? हटाओ बेटा इसको। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील क्या करते हैं? व्हाट इज द डील ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या बताएंगे? चलो आप मेरे को बताओ, अकाउंटिंग में आपको क्या क्या बताना पड़ता है? किसी चीज की अकाउंटिंग करना है, किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले तो क्या? जर्नल एंट्री, ये ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सबसे पहले ये डील करता है रिकॉग्नाइजेशन। क्या डील करता है? जोर से बोलो। कि किसी भी चीज को, किसी भी इवेंट को, किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, मतलब जर्नल एंट्री कैसे पास होगी। याद रहेगा कि नहीं? तो नोट डाउन कर लो। चार बातें डील करते हैं बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब जब भी मैं एएस पढ़ाऊंगा तो हर एक एएस में चार बातें पढ़ाया करूंगा। क्लियर है कि नहीं? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इवेंट और ट्रांजैक्शन। जैसे असेट रिलेटेड अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा असेट की अकाउंटिंग कैसे होती है, असेट को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, कैसे अकाउंट फॉर करना है। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहली चीज जो बताता है, डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो क्या है बेटा? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या डील करता है? जोर से बोलो। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। रिकॉग्नाइज करने का मतलब समझ में आ गया कि नहीं? बोलो। रिकॉर्ड करना। क्लियर? इसमें दो चीजें, कौन सी तारीख या डेट पे रिकॉर्ड करना है ये भी बताता है, कैसे रिकॉर्ड करना है ये भी बताता है। समझ में आया? टाइम और अकाउंटिंग, टाइम और काउंटिंग, इसको क्या बोलोगे? रिकॉग्नाइजेशन। सो टाइम और अकाउंटिंग में क्या है? बहुत बड़ा फर्क है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ये मोबाइल गिफ्ट कर दिया आज। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं बस। मैंने मोबाइल गिफ्ट कर दिया आज, डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए 25 दिन बाद, और ऑनरशिप का पेपर उसको 25 दिन बाद दिया। मोबाइल की एंट्री मेरी गर्लफ्रेंड की बुक्स में या मेरी बुक्स में कब होगी? जब मैंने गिफ्ट दिया था तब, जब डॉक्यूमेंटेशन ऑनरशिप ट्रांसफर हुई तब। जोर से बोलो। जब मैंने मोबाइल दिया था तभी, कि जब ऑनरशिप ट्रांसफर करने का इनवाइस बना के उसको दिया था तब। क्लियर है कि नहीं? तो ये टाइम कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जर्नल एंट्री क्या पास होगी वो तो बताएगा, साथ ही साथ टाइम भी बताएगा। क्लियर है कि नहीं?
तो हालांकि इसकी एंट्री तभी कर देंगे जब मैंने मोबाइल गिफ्ट किया था, डॉक्यूमेंटेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो आगे जाके अपन डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। क्लियर है कि नहीं? दूसरी चीज बेटा ये डील करता है, अब बताओ जरा, चलो जर्नल एंट्री और डेट पता चल गई, अब बताओ क्या चाहिए आपको? अमाउंट। अमाउंट नहीं चाहिए, कितने रुपए पे रिकॉर्ड करें भाई, मोबाइल कितने का रिकॉर्ड करें, तो वो होता है बेटा मेजरमेंट। क्या है फटाफट बोलो? मेजरमेंट। तो दूसरी चीज डील करता है बेटा मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। सेकेंड चीज डील करते हैं बेटा मेजरमेंट, कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा उसको मेजर कैसे किया जाएगा, तो मेजरमेंट क्या रहेगा उसका। तो सेकेंड आइटम क्या हो गया बेटा उसका? मेजरमेंट। क्लियर? तो मेजरमेंट बताता है। सारे बच्चे बताओ, क्या दो बातें सबको समझ में आ गई? पहली चीज क्या बेटा? दूसरी चीज क्या है? मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, क्या क्या जोड़ेंगे भाई, लाने का खर्चा भी जोड़ेंगे क्या, टैक्सेस भी जोड़ेंगे क्या, समझ में आ रहा कि नहीं? क्या जोड़ना है और क्या नहीं जोड़ना है, ट्रेड डिस्काउंट का क्या होगा, कैश डिस्काउंट का क्या होगा, ये सब कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। समझ में? मेजरमेंट सिखाता है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी चीज बेटा, फिर इसको हम जब लिख लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, मेजर कर लिया, जर्नल एंट्री डाल दी, फिर हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में प्रेजेंटेशन कहां देना है? फिक्स असेट में लिखना है, करंट असेट्स में लिखना है, करंट लायबिलिटी में लिखना है, कहां लिखना है, कौन से हेड सब हेड में डालना है, मतलब प्रेजेंटेशन बताता है। क्या बताता है चीजों का बेटा? प्रेजेंटेशन। की बैलेंस शीट में किस हेड में आएंगे, कैपिटल वाले हेड में आएंगे, नॉन करंट वाले हेड में आएंगे, प्रेजेंटेशंस भी बताएगा कि बैलेंस शीट में उसको किस स्थान पर, किस जगह पे लिखना है। पी एंड एल में लिखना है तो पी एंड एल में कौन से हेड में लिखना है, ये सारी बातें कौन बताएगा बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। तो आपको प्रेजेंटेशन भी बताता है। प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना था कि लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाए। कई बार ऐसा होता है प्रेजेंटेशन अच्छा हो तो लोग समझ पाते हैं क्लियर की चीज क्या है। बोलो हाँ है ना? खराब चीज को भी अच्छे से प्रेजेंट कर दिया जाए ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा हो कि किसी किसी की कंटेंट उतने अच्छे नहीं रहते, राइटिंग बहुत अच्छी होती है, सारे बच्चे बताओ क्या उसको मार्क्स मिल जाते हैं? बोलो। और किसी किसी के कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं होती, तो भी चेक करने वाले का दिमाग खराब हो जाता है, वो क्या करता है? मार्क्स काट लेता है। क्लियर है कि नहीं? प्रेजेंटेशन मायने रखता है कि नहीं? तो प्रेजेंटेशन जिससे लोग अंडरस्टैंड कर पाए चीजों को। क्लियर है कि नहीं? और लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडिशनल डिस्क्लोजर। कौन सी चीज बेटा? एडिशनल डिस्क्लोजर। बैलेंस शीट में लिखने के अलावा कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर भी रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब सर, मतलब ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फोटो दिखाऊं और बोलो शादी कर लो, अच्छी है, घर भी अच्छा है, और आपने शादी कर ली, डिस्क्लोजर नहीं लिए, एडिशनल बातें पता नहीं करी, तो आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब मेरे को ये बताओ, अगर आपको बाद में पता चले कि उसके 10-12 एक्स थे तो दिक्कत में आ जाओगे कि नहीं? पहले क्या करना चाहिए बताओ? डिस्क्लोजर मतलब आगे आगे पीछे भी पूछ लेना चाहिए कि नहीं? रिसर्च कर लेना चाहिए कि नहीं? क्या आपको नहीं लगता एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होते हैं? आपने एनुअल रिपोर्ट देखी होगी, वो इतनी मोटी बनती है। देखी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स? बेसिकली मैं आपको पूरी एनुअल रिपोर्ट पढ़ाऊंगा, जब एएस पूरा पढ़ा दूंगा ना तो एक पूरी एनुअल रिपोर्ट समझाऊंगा कि रियल लाइफ में उसमें क्या क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ताकि आप एनुअल रिपोर्ट को अंडरस्टैंड कर पाओ। क्लियर है कि नहीं? तो एनुअल रिपोर्ट में होता क्या है अगर मैं पूछूं आपसे? तो एनुअल रिपोर्ट में बेटा सिंपल सी चीजें होती हैं। क्या? एडिशनल डिस्क्लोजर। ढेर डिस्क्लोजर होते हैं। जैसे कंपनी की शेयर कैपिटल लिखी है, तो शेयर कैपिटल 5 करोड़ बैलेंस शीट में दिख रही है, पर उस शेयर कैपिटल में किस किसने पैसा लगाया, किसका कितना % होल्डिंग है, बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या ये भी डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है?
उस शेयर कैपिटल के बदले में पैसा आया था कि कोई असेट आई थी, ये बताना भी जरूरी है कि नहीं। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती, बैलेंस शीट के बाहर फुटनोट में दिखाई जाती हैं, उन्हीं को बोलते हैं बेटा डिस्क्लोजर। क्या बोलते हैं उनको? डिस्क्लोजर। क्लियर है कि नहीं? तो कौन कौन सी बातें और डिस्क्लोज करना पड़ेंगी वो भी जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं बैलेंस शीट में कार दिख रही है 50 लाख की, आपने कार देखी 50 लाख की और क्या सोचा यार सर के पास बढ़िया कार होगी, 50 लाख की दिख रही है तो अच्छी कार होगी। बाद में आप घर आए तो पता चला कि 50 नैनो खड़ी हुई हैं, तो आपका दिमाग खराब हो गया। समझ में आया कि नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि मैं नीचे लिख भी दूं कि नैनो है? बोलो। क्योंकि कंपनी बैलेंस शीट में ये थोड़ी ना लिखती कि आईफोन खरीदा, वो तो लिखेगी मोबाइल फोन है। लेकिन क्या क्वालिटी भी बताना जरूरी है? तो बैलेंस शीट के अंदर तो नहीं बता सकते, लेकिन बैलेंस शीट के बाहर बता सकते हो, तो उसको बोलते हैं बेटा डिस्क्लोजर। क्या बोलते हैं उसको? डिस्क्लोजर। समझ में आया कि नहीं? और लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। हमेशा चीजें अच्छी अच्छी हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी किसी किसी चीज के कुछ नुकसान भी होते हैं। बताओ इसके क्या नुकसान है? तो इसने क्या किया बेटा? चॉइसेस कम कर दी। अरे हाँ है ना, क्या कर दी? चॉइसेस कम कर दी। क्लियर है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है कि हमको लॉ को भी ओवरराइड करना पड़ता है, और लॉ को ओवरराइड करने के कुछ रूल्स होते हैं। कई जगह ऐसा भी पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, लॉ भाड़ में गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे अपन, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब इनकम टैक्स वाले गए तेल लेने, अपन अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। तो कई बार लॉ को भी ओवरराइड करना पड़ता है। समझ में आ रहा कि नहीं? फैसिलिटीज जो है कंपैरिजन की देता तो है, लेकिन कई जगह पर हमको क्या होता है कि चूंकि एक से ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो कई जगह पर आपको कंपैरिजन करने में भी प्रॉब्लम आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं डेप्रिसिएशन एसएलएम भी लगा सकते हो, डब्ल्यूडीबी भी लगा सकते हो, तो फिर ऑप्शन है, तो फिर बेटा कंपैरिजन में दिक्कत आ जाएगी कि नहीं? तो कई जगह ऐसा होगा कि आपको दिक्कत आएगी कंपैरिजंस में। क्लियर है कि नहीं? ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके क्या है फटाफट बोलो? कुछ लिमिटेशंस भी हैं और कुछ एडवांटेज भी हैं। एडवांटेज सबसे अच्छे फायदे क्या है? एडवांटेज फायदे ये हैं कि बेटा एक तो वेरिएशन को कम कर दिया, उसका उल्टा लिख दें। क्लियर है कि नहीं? बोलो। अरे हाँ है ना। और दूसरा, कई बार डिस्क्लोजर लॉ के अकॉर्डिंगली होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे ऐसा मिलेगा कि लॉ के अकॉर्डिंगली ही डिस्क्लोजर आ रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं? लॉ के अकॉर्डिंगली जो जो चीजें बताना जरूरी है वो सब आ जाती हैं। और तीसरा, ये आपको कंपैरिजन की फैसिलिटी भी दे देता है। ये एडवांटेज है और इसका उल्टा लिख दो, वही क्या हो जाएंगे? इसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक जैसे ही है, उसमें कोई फर्क नहीं। इसको उल्टा करके लिख दोगे तो वो क्या हो जाएंगे? डिसएडवांटेज। इसको सीधा सीधा लिख दो, क्या हो गए? एडवांटेज। समझ में आए? आपको केवल अभी कुछ बातें ध्यान रखना है जो मैंने आपको पढ़ाई। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? तो आपको पता चल गया कौन बना रहा है बेटा? ICAI। कैसे बनाता है डिटेल में चर्चा होगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मैंने बताई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या हैं। तीसरी चीज मैंने बताई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या हैं। और चौथी चीज मैंने आपको बताई कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील किसको करता है। आज अपन ने कितनी बातें करी कुल? क्या ये चारों बातें याद रहेंगी? बाकी सब भूल जाना, बस ये 4 बातें याद रखना। क्लियर है कि नहीं? बताओ किसी को कोई दिक्कत? एनी डाउट? पक्का? चल, तो ये तो थी बेटा हमारा थ्योरेटिकल बात। अब हम कल से कुछ प्रैक्टिकल बातें डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक बातें करेंगे पहले डिस्कस, उसके बाद सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो चीजों को आप समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। पहले मैं आपको अपने अकॉर्डिंगली ढालूंगा कुछ चीजों में, मेरे अकॉर्डिंगली कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा, उसके बाद चीजों। कुछ पूछना है? समझ में आ गया? इसको उल्टा कर देना, लिमिटेशंस हो जाएंगी। कई बार एग्जाम में लिखने आ जाता है एडवांटेज मत बताओ, लिमिटेशंस बताओ, तो इसको उल्टा करके लिख देना। समझ में कि वेरिएशंस आ जाते हैं। दूसरा लिख देना चॉइसेस कम कर दी। समझ में आ रहा कि नहीं? कई बार लॉ को ओवरराइड करना पड़ता है और कंपैरिजन कई बार नहीं हो पाते क्योंकि एक से ज्यादा चॉइस दे देते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उल्टा करके लिख देना, याद रहेगा। चलो बाय बाय, थैंक यू। अब बेटा आपका डीटी का लेक्चर लगेगा, ठीक है? 1 घंटे आपका डीटी रहेगा। डीटी आपको सीए विवेक मेहता सर पढ़ाएंगे, उनसे भी मिलो आप, बहुत अच्छे टीचर हैं, आपको मजा आएगा उनसे डीटी पढ़ने में। अभी अगर मैं इंदौर में बात करूं तो डीटी उनसे अच्छा टीचर आपको कोई मिलेगा ही नहीं। क्लियर है कि? मुंबई में पढ़ाते थे सर, उनको मुंबई से लेके आया हूं मैं यहाँ, आप पढ़ें एक बार, मजा आएगा आपको। चले बच्चों, बाय बाय।
आप लोग सब बेटा ऑफलाइन थे कि ऑनलाइन थे टेस्ट पे? ऑफलाइन ही थे सब। ऑफलाइन करने का फायदा ये रहेगा बेटा, आपको कोई बैकलॉग्स नहीं रहते, तो ज्यादा बेटर रहेगा कि हम ऑफलाइन ही रहें। कल मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।